चार्ल्स मैसन 1826 में पहली बार सिंधु घाटी गए थे हड़प्पन साइट के बारे में पता लगाने। फिर अलेक्जेंडर बर्नीज 1831 में आमरी गए, कुछ खास सफलता नहीं मिली। फिर अलेक्जेंडर कनिंघम जिन्हें फर्स्ट सर्वेयर बनाया गया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो 3 बार हड़प्पन साइट गए 1853 में, 1856 में और 1875 में। फिर सर जॉन मार्शल, इन्हें डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाया गया। इनका रोल और इनका इम्पोर्टेंट रोल सबसे इम्पोर्टेंट ये रहा था कि इनके वजह से ही जो है आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो है वो खोजी गई थी। फिर मॉर्टिमर व्हीलर, उन्होंने एक्सकैवेट किया था हड़प्पन साइट 1940s में। पर अलेक्जेंडर कनिंघम की काफ़ी योगदान जो है हम देख सकते हैं बिहार में अगर सबसे ज़्यादा एक्सकैवेशन हुआ था तो वो अलेक्जेंडर कनिंघम ने करवाया था। उनके वजह से जो है हमें पता चलता है कुमार गुप्त के पिलर के बारे में जो कि बिहार शरीफ में है, केसरिया स्तूप के बारे में जो चंपारण में है, स्कंद गुप्त पिलर के बारे में, लौरिया अरेराज जो पिछले क्लास में मैंने बताया था ईस्टर्न चंपारण में, वहाँ मौर्यन पिलर है। उसके अलावा नालंदा महाविहार इन्होंने खोजा था। फिर बोध गया में जो टेम्पल है इन्होंने खोजा था। इन्हें नालंदा में 2 इंस्क्रिप्शन मिले। तो इसी के साथ सर एंड मैडम आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारा MCQ सीरीज़ इम्तियाज़ अहमद सर की बुक से बिहार एक परिचय। तो 16th क्वेश्चन जो था हमारा वो है मिर्तुल अहवाल किसकी रचना है। तो ये रचना है मुल्ला बहबहानी की। मुल्ला बहबहानी जी ने मिर्तुल अहवाल लिखा था। 17वां क्वेश्चन है मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है। तो कीर्तिलता पहला ऑप्शन है, दूसरा है कीर्ति पताका, तीसरा है वर्ण रत्नाकर और डी है उपर्युक्त सभी। तो कीर्तिलता जो है ये एक पोएम है, मिथिला में लिखा हुआ है और मैथिली कवि कोकिल जिन्हें जो विद्यापति हैं उन्हें मैथिली कवि कोकिल कहा जाता है, उनकी रचना है। ये एक पोएम है कीर्तिलता। तो यहाँ से हमें मिथिला के बारे में पता चलता है, मध्यकालीन मिथिला के बारे में। कीर्ति पताका ये भी विद्यापति जी की ही बुक है। फिर वर्ण रत्नाकर ये जो है ज्योतिरेश्वर ठाकुर जी की है। इस ज्योतिरेश्वर ठाकुर जी जो थे वो कर्नाट डायनेस्टी में हरसिम्हा देव के कोर्ट में थे। ठीक है, हरसिम्हा देव जो थे कर्नाट डायनेस्टी में लास्ट रूलर थे। कर्नाट डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे? हरसिम्हा देव। पिछले क्लास में मैंने इस पे क्वेश्चन आया था तो बताया था। तो इन सभी चीज़ को ध्यान रखना है। 18th क्वेश्चन है बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं। तो सबसे पहले धातु प्रस्तर युगीन क्या होता है? तो ये होता है मेटल स्टोन। तो मेटल स्टोन के जो र्यून्स हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो ये हमें मैंने पहला एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाया था बिहार का, तो उसमें बताया था कि चिरान, चेचर और मनेर से मतलब हमें मेटल स्टोन के बारे में पता चला है। तो सारे ऑप्शन इसमें सही होंगे। फिर 19th क्वेश्चन है बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख कहाँ से मिले? तो पिछले क्लास में मैंने बताया था कि लौरिया अरेराज जो कि ईस्टर्न चंपारण में है, लौरिया नंदनगढ़ जो कि वेस्टर्न चंपारण में है, रामपुरवा जो कि चंपारण में है। तो इन सभी जगह से मिला था। तो यहाँ क्या होगा? उपर्युक्त सभी। फिर 20th क्वेश्चन है बिहार के गया ज़िले के अपसड़, इसका मतलब क्या हुआ? गया एक ज़िला है, वहाँ पे एक अपसर नाम का जगह है। ठीक है, वहाँ से एक इंस्क्रिप्शन प्राप्त हुआ है, एक अभिलेख मिली है। तो क्वेश्चन है बिहार के गया ज़िले के अपसर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो ये जानकारी जो है हमें परवर्ती गुप्त वंश से मिलती है। ठीक है, और अपसर जो है जो गया ज़िले में है वो एक एंशिएंट हिस्टोरिकल प्लेस है। और इंस्क्रिप्शन जो है ये
उस वक्त जो राजा थे आदित्य सेन, उनकी माँ ने क्या क्या बताया था उसके बारे में इस इंस्क्रिप्शन में लिखा है, और वो थे परवर्ती गुप्त वंश है। ठीक है। 21 का है, बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवबरनाक का लेख तथा शाहपुर जो कि पटना में है एवं मंदार बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी कहाँ की मिलती है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आरा में देवबरनाक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। यहाँ पे जगह जो बताया गया है, क्वेश्चन में बताया गया है, तो इन सब चीज़ों को भी बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे हम देखेंगे तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो आरा से प्राप्त देवबरनाक का लेख, ठीक है, शाहपुर जो कि पटना में है, वहाँ मंदार बांका में, उन लेखों से हमें मतलब किस वंश के बारे में पता चलता है। तो आंसर है परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। ठीक है। इसमें कौन कौन से शासक थे? देवगुप्त, विष्णुगुप्त, जीवितगुप्त, द्वितीय। ठीक है। और कौन थे? आदित्य सेन। फिर पाल शासकों के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो यहाँ पे हो गए सारे के सारे ही पाल शासक हैं, देवपाल, नारायण पाल, महिपाल। आप कमेंट बॉक्स में बताया कि पहला पाल शासक कौन था, किसने मतलब पाल वंश खोजा था। तो उपर्युक्त सभी है यहाँ पे आंसर। देवपाल के जो अभिलेख हैं वो मुंगेर से मिले थे। नारायण पाल के ताम्रपात्र अभिलेख मिले थे, मतलब ताम्र मतलब तांबा होता है, उस पर लिखा हुआ पत्र था, उसके अभिलेख मिले हैं। फिर महिपाल प्रथम के बारे में अभिलेख मिला है, जो कि नालंदा और मुजफ्फरपुर से मिला है। तो ये सारे जो है जानकारी देते हैं हमें पाल वंश के बारे में, पाल शासकों के बारे में। फिर 23वां नंबर है, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत कौन से? मतलब सर्वाधिक प्राचीन मतलब सबसे ओल्डेस्ट। ठीक है। तो सबसे ओल्डेस्ट जो है ऑप्शन वाइज अगर हम देखें तो अथर्ववेद है। ठीक है। अब 24वां क्वेश्चन देखें। तो बिहार में स्थित महाजनपद के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो मैंने आपको पहले भी क्लासेस में बताया था कि हमें जो है जानकारी अगर हम देखें तो 2 जगह से हमें मिलती है महाजनपदों के बारे में। पहला है बुद्धिस्ट लिटरेचर और दूसरा है जैन टेक्स्ट। ठीक है। तो बुद्धिस्ट में जो त्रिपिटकास हैं, विनय पिटका, सुत्त पिटका और अभिधम्म पिटका। तो सुत्त पिटका में जो है 5 निकाय हैं। ठीक है। दिग्निकाय और अंगुत्तर निकाय में हमें बिहार के बारे में पता चलता है। तो अंगुत्तर निकाय में जो है 16 महाजनपद जो थे 6th सेंचुरी BCE में, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है। तो वो उसमें बताया गया है कि 16 महाजनपद थे। और उसके साथ ही अगर हम जैन टेक्स्ट देखें तो श्वेतांबर के जो है भगवती सूत्र थे, तो वहाँ भगवती सूत्र में 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है। ठीक। और एक चीज़ है, पनीनी ने बताया है कि 16 महाजनपद नहीं 22 महाजनपद थे। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, MCQ में ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो आंसर जो है यहाँ पर होगा अंगुत्तर निकाय। तो विनय पिटक से नहीं मिला है, अंगुत्तर पिटक से मिला है। और दिग्निकाय तो मैंने बता दिया। और कल्प सूत्र जो है ये जैन टेक्स्ट है। तो जैन टेक्स्ट से हमें कहाँ से मिला है? तो वो है भगवती सूत्र से। ठीक है। फिर नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। तो क्या प्राप्त हुआ है? तो नालंदा के सराय टीला में देखिए, पहले हमने यहाँ पर ऊपर में पढ़ा था कि महिपाल जो हैं प्रथम, उनके अभिलेख जो है हमें नालंदा से मिले थे। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ से आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। तो नालंदा के सराय टीला में थे वो। ठीक है। तो पाल काल का बौद्ध विहार था वहाँ पे। जो भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु, वो वहाँ रहा करते थे। फिर बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दिग्निकाय से क्या जानकारी मिलती है? तो विनय पिटक से हमें क्या पता चलता है? विनय पिटक में
मोस्टली क्या लिखा है, लिखा ये है कि बौद्ध भिक्षु को किस तरह रहना चाहिए, उनका डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, उनकी कोड ऑफ कंडक्ट कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। फिर बताया भी गया है कि मतलब गवर्नेंस कैसा था, किस जगह क्या था। उसके अलावा दिग् निकाय में भी जानकारी कुछ मिलती है। तो क्या जानकारी मिलती है, ये है पहला कि मगध के राजतंत्र के बारे में पता चलता है। ठीक है, मगध में राजतंत्र था और वैशाली में गणतंत्र था। ठीक है, और दूसरा जो जानकारी मिलती है कि मौर्योत्तर बिहार के बारे में पता चलता है। ठीक, अब 27वें क्वेश्चन पे आते हैं। तो बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता कौन थे? तो जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, वो थे कनिंघम। ठीक है, नालंदा में स्थित बड़ा गांव यानी नालंदा महावीर का पता किसने लगाया था? तो पहला ही क्वेश्चन में पहली इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि नालंदा महाविहार जो है वो किसने खोजा था? कनिंघम ने। फिर पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में क्या खोज की थी? पुरातत्ववेत्ता मतलब होता है आर्कियोलॉजिस्ट। तो आर्कियोलॉजिस्ट कनिंघम ने क्या खोजा था? केसरिया स्तूप खोजा था, जैसा कि मैंने सब बताया था। लौरिया अरेराज जो कि ईस्टर्न चंपारण में है, वहाँ पे अशोक का स्तंभ है, यानी कि पिलर है, अशोकन पिलर है। फिर बसाड़ के अवशेष मिले थे। वैशाली के बारे में वैशाली के प्राचीन स्थल के आधार पर बसाड़ के अवशेष से हमें पता चलता है कि कैसा था प्राचीन, तो वहाँ से जानकारी मिली है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है डी वाला है वो उपर्युक्त सभी, तो आंसर भी क्या होगा? उपर्युक्त सभी। तो कनिंघम ने ये सारे चीज़ों की खोज की थी। फिर 30वां क्वेश्चन है, विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सत्यनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? तो ये कहाँ पे बताया गया है? ये बताया गया है बृहदारण्यक उपनिषद में। ठीक है, फिर बिहार में प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है। तो पिछले वाले क्लास में मैंने बताया था कि बिहार में जो है जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो है ब्राह्मी, जिसकी लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी, यानी कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी। तो पहला ऑप्शन खरोष्टी है। खरोष्टी जो है हमें गांधार में मिला था, तो वो गलत है। दूसरा अरमाइक है, ये भी गलत है। तीसरा ग्रीक है, ये भी गलत है। डी जो है उपर्युक्त में कोई नहीं, तो यही सही है। ठीक है, 32 नंबर देखें तो बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख, यानी कि द्विभाषी मतलब दो लैंग्वेज में लिखा हुआ, ठीक है, अभिलेख मतलब इंस्क्रिप्शन, किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो ये है शेरशाह। ठीक है, तो दो भाषा के अभिलेख जो मिलते हैं हमें वो शेरशाह से मिलते हैं, मिडिवल रूलर में। ठीक है, अब 33rd क्वेश्चन देखें तो वह पहला मुग़ल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? तो वो थे अकबर। ठीक है, अकबर काफ़ी बड़े अच्छे सफल थे शासक, मुग़ल शासक। अब 34th क्वेश्चन है, बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? तो अंगुत्तर निकाय है, दूसरा है दिघ निकाय, तीसरा है विनय पिटक और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं? तो ये है दिघ निकाय। ठीक है, 35th होगा, सियार उल मुख्तारीन की रचना किसने की? तो ये रचना की है गुलाम हुसैन तबतबाई ने। अब हमें जो है ये मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, रचना किसने क्या किया है और रचनाकार कौन है? तो रचना जो है रियाज उस लातीन, ठीक है, ये जो है ये किसने किया है? रियाज उस लातीन, ये किया है गुलाम हुसैन सलीम ने। तारीख़े शेरशाही,
ये किसने किया है? ये किया है अब्बास सरवानी ने। वकियाते मुश्ताकी, ये किसने किया है? तो ये रिज़्कुल्लाह ने किया है। अफसाने शाह, शेख कबीर ने लिखा है। और बसातिनुल उन्स, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया था, ये किसने किया है? इख्तिसान देहलवी ने। ठीक है। मुल्ला बहबहानी, जैसा कि पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बोला था कि इन नामों को आप ध्यान में रखा करिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है यहाँ से रिपीट मतलब इसी पर ही बेस्ड रहते हैं। तो हर एक चीज़ जो है ना इन डेप्थ आपको पता होना चाहिए। तो पता कैसे चलेगा? क्वेश्चन सॉल्व करके। तो हमें क्या पता था कि मुल्ला बहबहानी के बारे में जो है वो उन्होंने क्या लिखा था? मिर्तुल अहवाल। ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना कि अच्छा, मिर्तुल अहवाल जो था वो मुल्ला बहबहानी ने लिखा था और वो एक यात्री थे। कहाँ के यात्री थे? वो कहाँ से आए थे भारत? वो आए थे ईरान से। ठीक है। तो उनको पता चला था आधुनिक बिहार के बारे में। फिर आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए जो है स्रोत क्या है? तो फ्रांसिस बुकानन ने एक विभिन्न रिपोर्ट दिए थे, अलग अलग रिपोर्ट दिए थे कंपोज करके, कंसोलिडेट करके। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट गैजेटर, लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट से पता चलता है हमें आधुनिक बिहार के बारे में। फिर फोर्ट विलियम, इंडियन हाउस करस्पॉन्डेंस सीरीज़, इनसे भी हमें आधुनिक बिहार के बारे में पता चलता है। तो ऑप्शन जो होगा वो होगा डी। फिर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मंडल सिद्धांत है और उसमें राजनीतिक नीतियाँ कैसी होनी चाहिए उसके बारे में बताया गया। तो ऑप्शन जो होगा हमारा बी होगा। पहला ऑप्शन है आर्थिक जीवन, सेकंड है राजनीतिक नीतियाँ, सी है धार्मिक जीवन, डी है सामाजिक जीवन। तो बी होगा राजनीतिक नीतियाँ। फिर अपसड़, जैसा कि पहले बताया था, अपसड़ जो है गया जिले में है। वहाँ से से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष यानी रुइंस मिला है मंदिर का। इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। ये है किसके? तो ये रामायण के हैं। उस पे उनके दीवारों पर जो कथा का दृश्य जो अंकित है वो है रामायण के। फिर आते हैं हम प्राचीन बिहार, पूर्व ऐतिहासिक बिहार में। तो बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ कब हुआ था? तो ये 40,000 ईसा पूर्व में हो गया था। फिर बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेष में प्राप्त हुए क्या क्या चीज़ें थी? तो जैसा कि हमने पहले ही बताया था, पहले वाली वीडियो में अगर आप देखें एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार में, तो वहाँ पे बताया था कि हाथ से जो है हैंड एक्स थे, कुल्हाड़ियों के फलक थे। फिर चाकू था, खुरपी था, मृदभांड थे। फिर बोन से बने हुए चीज़ें थे। मृदभांड मतलब होता है पॉटरी या वेयर, ब्लैक एंड नॉर्दर्न ब्लैक एंड रेड पॉटरी। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखें यहाँ पर। तो बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो अगर आप पिछला वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे मैंने बताया कि मुंगेर एवं नालंदा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। क्या प्राप्त हुआ है? पेलियोलिथिक और मीसोलिथिक एजेस के। ठीक है। फिर नियोलिथिक एजेस के और भी जगह मिले हैं और चालकोलिथिक एजेस के भी मिले हैं। ठीक है। तो बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? तो ये है पूर्व प्रस्तर युग। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने बताया था पेलियोलिथिक एज। फिर बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये भी बताया था कि मीजोलिथिक और पेलियोलिथिक एज के कहाँ मिले हैं, वो मुंगेर से मिले हैं। फिर बिहार में चिरांद जो है वो सारण में है। ठीक है। एवं चेचर जो कि वैशाली में है, से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये हमें नियोलिथिक एज के जो है रियून्स मिले हैं। तो नव प्रस्तर युग होगा। फिर बिहार में ताम्र प्रस्तर युग यानी कि चालकोलिथिक एज,
ताम्र प्रस्तर, मतलब प्रस्तर मतलब यहाँ पे स्टोन होता है, ठीक है। तो चाल्कोलिथिक स्टोन यानी कि यहाँ पे स्टोन भी यूज़ हो रहा है और जो है ताम्र भी यूज हो रहा है, ठीक है, कॉपर भी यूज़ हो रहा है। तो बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो जो चेंज हो रहा था वो हुआ था, हमें प्राप्त कहाँ से हुए थे? जैसा पिछला क्लास में बताया था, चिरान, चेचर, सोनपुर एवं मनेर से। तो उपर्युक्त सभी होंगे। अब हम ऐतिहासिक काल का आरंभ को देखते हैं कि क्या कैसे हुआ था। तो बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। अनुमानतः जो है वो कब है? तो वह है उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल मतलब, उत्तर मतलब होता है लेटर, ठीक है, लेटर वैदिक एरा में, जैसे कि 800 ईसा पूर्व में, ठीक है। फिर बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। क्या था सहायक? तो जैसे मैंने पहले वाले वीडियोस में बताया था कि महाजनपद के बारे में बताया था कि कैसे महाजनपद बना था। तो बताया था कि जन जो है वो पहले क्या था, कबीला, कबीला मिल करके क्या बने थे, जन बने थे, ठीक है। फिर जन मिल करके क्या बने थे, जनपद बने थे। फिर जनपद कैसे बने थे, लोहे का आविष्कार हो गया था, लोहा यूज़ करते थे लोग। फिर एग्रीकल्चर करते थे, तो एग्रीकल्चर करते थे तो क्या हुआ, पॉपुलेशन बढ़ गया तो और मतलब जगह ज़्यादा चाहिए था, तो लोग एक्सपैंड करने लगे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, और बढ़ने लगे, विस्तार होने लगा। फिर उसके बाद महाजनपद बने। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या हो जाता है, लोहे का उपयोग। तो बिहार सहित पूर्वी भारत में जो आर्य आए थे और उनका जो विस्तार हुआ था वो लोहे का उपयोग से हुआ था। और सेकंड नंबर पे आएगा कृषि, ठीक है। पहले उनका लोहे का विस्तार हुआ, लोहे से उन्होंने सिर्फ खेती ही नहीं की, उन्होंने खुद की प्रोटेक्शन भी की, ठीक है। फिर थर्ड है श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन थे? तो श्रुति तथा किंवदंती के अकॉर्डिंग जो है महाभारत युद्ध जब हो रहा था, तो देखिए महाभारत युद्ध में कर्ण जो थे वो अंगराज कर्ण थे, ठीक है। तो अंग तो होगा ही, तो अंग एवं लिच्छवी, तो ये तो थे ही। मगध तथा विदेह, तो मगध के बारे में भी पता चलता है हमें, अगर हम देखें जरासंध के बारे में काफ़ी कहानियाँ रहती हैं, मगध के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन ए और बी। तो उपर्युक्त ए और बी दोनों, ठीक है। फोर्थ है वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य मिलता है? तो ये हमें मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। ये सब मैंने आपको जो है एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार पढ़ाया था, वहाँ पर मैंने अच्छे से बताया है, जो कि पॉडकास्ट में है, तो आप उसको सुनिए। देख तो नहीं सकते क्योंकि उसमें कोई स्लाइड नहीं है, पर वो सुनने के लिए है, और अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको काफ़ी नॉलेज हो जाएगा। तो ये पार्ट स्पेशली जो है वो क्लियर रहेगा ताकि आप अच्छे से सही से क्वेश्चन बना पाए। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यवर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा है? तो ये कौन था? मगध। मगध में आर्य जो है वो नहीं आ पाए। मगध के राजा जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है, तो बहुत दिनों तक आर्यवर्त के बाहर था, ठीक है। फिर बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महाकेंद्र कहाँ था? तो ये था विदेह, ठीक है। विदेह के राजा जो जनक थे वो प्रसिद्ध दार्शनिक थे और राज्य में व्याकरण, साहित्य और दर्शन शास्त्र का ये जो था महत्वपूर्ण केंद्र था, सेंटर था। फिर अथर्ववेद में व्रात्य जो है शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया जाता था? तो ये मगध के लोगों के लिए किया जाता था, ठीक है।
फिर बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो उत्तर वैदिक काल यानी कि लेटर वैदिक पीरियड में जो है इम्पोर्टेंट जो स्टेट था, राज्य था, वो था विदेह। फिर बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की जो चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना में मिलती है? देखिए, यहाँ भौगोलिक क्षेत्र की बात करें यानी जियोग्राफिकल एरिया के बारे में किस साहित्यिक रचना में बताया गया है? तो ये बताया गया शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, फिर महाजनपद पे आते हैं। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद का उदय हुआ। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्रों में स्थित थे? तो पिछले क्लास में मैंने ये भी बता दिया था, तो आप उस वीडियो को देखिए, मैं उसका लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। वहाँ पे मैंने बताया था कि 3 महाजनपद जो है वो बिहार से हैं। तो कौन कौन से थे? मगध था, और कौन था? वज्जी और अंग। ठीक है, निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो यहाँ ऑप्शन है ए अंग है, तो अंग तो है, बी वज्जी, वज्जी भी है, सी वत्स, वत्स का अभी मैंने नाम नहीं बताया, और डी मगध, मगध भी है। तो वत्स जो है वो करेक्ट होगा, वो नहीं था। बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? तो कहाँ कहाँ पर था अंग महाजनपद? यहाँ पे अंग महाजनपद कह रहे हैं तो ये था भागलपुर एवं मुंगेर में। ठीक है, और पटना एवं गया में क्या था? मगध। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। ठीक है, बुद्ध के समय जो है चंपा की गणना भारत के 6 महानगरियों जो मेट्रो सिटीज़ कहते हैं ना उसमें गिनी जाती थी। 6 मेट्रो सिटीज़ में गिनी जाती थी चंपा को। फिर बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? तो अभी मैंने बताया था कौन सा था? मगध। तो आंसर मगध होगा। फिर मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो वो थी गिरिवराज, राजगीर। ये सब मैंने इन डेप्थ आपको पहले वाले वीडियो में बताया है, तो बहुत इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ कोई भी चीज़ ऐसा कुछ टफ नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है, बहुत इजी है, थोड़ा सा बस ध्यान रखने आए। फिर मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी जो है वो पृथक करती है? तो वो है चंपा नदी। देखिए, मगध किधर है? लेफ्ट साइड में, और अंग जो है वो राइट साइड में है। अगर आप मैप में देखेंगे बिहार के मैप में तो आपको भागलपुर और मुंगेर दिखाई देगा और पटना गया दिखाई देगा। तो बीच में जो इनको डिवाइड करने के लिए जो है वो चंपा नदी बहती है, तो ये दोनों को वो अलग करती है। ठीक है, फिर 8th क्वेश्चन देखिए। तो बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो वो था वज्जी। वज्जी के बारे में मैंने डिटेल में बताया था कि 8 जो है उसमें संघ थे, राज्यों का संघ था। ठीक है, वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं थे? तो लिच्छवी, ज्ञात्रक, विदेह, ये तीनों तो थे लेकिन चेदी नहीं था, तो ये नहीं होगा। तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा। फिर वज्जी संघ की राजधानी क्या थी? तो वैशाली थी। ठीक है, और लिच्छवी की भी राजधानी जो थी वो वैशाली थी। फिर बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? तो वो था वज्जी। ये सब कुछ मैंने बताया और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। देखिए, BPSC 46 BPSC में पूछा गया, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये थी कहाँ? वैशाली में। वज्जी का जो कैपिटल है वो वैशाली है ना, तो वैशाली में थी। फिर मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो प्रथम राजधानी, जैसे कि मगध की राजधानी गिरिवराज थी, जिसको कि राजगीर भी कहते हैं, तो ये सी ऑप्शन होगा। फिर प्राचीन भारत के 16 महाजनपद में एक कौन सा था? प्राचीन भारत के 16 महाजनपद में एक कौन सा था? यहाँ पे ऑप्शन है चंपा।
चंपा तो महाजनपद नहीं है, चंपा कैपिटल है, महाजनपद नहीं है। नालंदा भी महाजनपद नहीं है। सी वैशाली भी महाजनपद नहीं है, ये भी कैपिटल है। डी है अंग, तो अंग एक महाजनपद है, तो ये आंसर होगा। और ये जो है क्वेश्चन पूछा गया है प्रथम क्षेत्र कार्यालय 2001 में। अब देखिए, महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी? तो किसकी राजधानी थी? पावापुरी मल्ल गणराज्य। ठीक है, तो आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे, आगे हम जैन धर्म देखेंगे। तो आप प्लीज़ एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। होप आप सभी को काफ़ी अच्छा लगा हो ये सेशन। थैंक यू। चार्ल्स मैसन 1826 में